परफेक्ट ब्लू 1997 में रिलीज हुई एक कल्ट क्लासिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे मूवी जिसकी कहानी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, क्रीपी और डार्क है। जिसमें एक दिन एक पॉपुलर जापानीज पॉप स्टार को एक उसका वियर्ड सा साइको फैन बुरी तरह स्टॉक करने लग जाता है और उसके बाद जो खिचड़ी पकती है आज हम उसी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। और मैं ये पहले ही बता दूं कि ये एनिमे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे डिस्टर्बिंग, ब्रूटल और न्यूड सीन्स हैं। सो ओनली वॉच दिस इफ यू आर एन अडल्ट। इस एनिमे को जापानीज में बाफेकुतो बुरु नाम से जाना जाता है, जिसे लीड सतोशी कॉन ने डायरेक्ट किया है, जो कि योशिकाजु ताकेउची के एक नोवेल परफेक्ट ब्लू कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पे बेस्ड है। इसे IMDb में मिले हैं 8 स्टार्स, माय एनिमलिस्ट में से मिले हैं 8.55 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज के टोमेटोमीटर में से 83% फ्रेश बताया गया है विद द ऑडियंस स्कोर ऑफ 89%। रिसेंटली इस एनिमे को एक नए 4K रिमास्टर्ड वर्जन के साथ फिर से थिएटर में रिलीज किया गया था। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे आज के इस डिस्टर्बिंग एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही पॉपुलर जापानीज पॉप ग्रुप को देखते हैं जिसका नाम जैम होता है। इस ग्रुप में बस 3 फीमेल मेंबर्स थी और उन्हीं में से एक हमारी इस मूवी की प्रोटैगनिस्ट मीमा भी है। इनके कॉन्सर्ट के बीच कुछ बदमाश लौंडे इनके ऊपर चीजें फेंक रहे थे, तो मीमा का एक फैन मीम मेनिया, जो कि सिक्योरिटी गार्ड था और बहुत क्रीपी दिखता था, उन्हें जाके रोकता है पर उल्टा उनसे बुरी तरह पिट जाता है। ये देख के बाकी लोग उन हरामजादों को वहां से भगा देते हैं। इसके बाद मीमा अपने फैन से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करती है कि ये उसका बतौर जे-पॉप आइडल लास्ट कॉन्सर्ट है, क्योंकि इसके बाद वो जैम को छोड़कर अपना एक्टिंग करियर परस्यू करने वाली है। ये सुन के उसके कुछ फैंस दुखी तो होते हैं पर कुछ फैंस उसके लिए खुश भी। और हम देखते हैं कि मीमा की मैनेजर रूमी भी मीमा के इस डिसीजन से खुश नहीं होती। इसके बाद से मीमा के साथ बहुत सी वियर्ड और क्रीपी चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे उसे हमेशा ऐसा एहसास होने लगता है कि उसे कोई स्टॉक कर रहा है। उसे उसके फ्लैट के लैंडलाइन फोन पे ब्लैंक कॉल्स आने लगती है। इवन उसे एनॉर्मस फैक्स भी आने लगते हैं जिसमें कोई उसे ट्रेटर कहकर बोल रहा होता है, गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो, गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो। शायद कोई मीमा का फैन मीमा के चैम को छोड़ देने वाले डिसीजन से नाखुश था, तो वही ये सब कर रहा था। मीमा को अपनी एक फैन पेज वेबसाइट के बारे में भी पता चलता है जहाँ कोई मीमा से रिलेटेड पल पल की खबरें डाल रहा था, जैसे वो कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है। और शॉकिंग बात तो ये थी कि उसमें लिखी इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा बारीक थी जो कि आम पब्लिक को नहीं पता हो सकती, जैसे मीमा किस ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करती है एंड इवन मीमा ने ट्रेन से बाहर उतरते वक्त कौन सा पैर पहले बाहर रखा था। ये सब सुन के तो किसी की भी फट जाएगी। जरा सोचो, ये पूरी दुनिया ही आपके लिए एक तरह का बिग बॉस का घर है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी बिना किसी परमिशन के आपको कोई 24/7 स्टॉक कर रहा है और आपको अब तक इसके बारे में पता भी नहीं था। मीमा भी ये जान के घबरा जाती है और हम देखते हैं कि उस वेबसाइट को रन करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही मीमा का फैन, वही सिक्योरिटी गार्ड मी मेनिया है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद से हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी मीमा जाती है वहीं कहीं उसके आसपास मी मेनिया भी हमेशा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीमा टीवी सीरीज की शूटिंग के लिए बहुत नर्वस थी। उसका कोई ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं था, बस उसकी एक ही लाइन थी, फिर भी वो उसे ठीक से डिलीवर नहीं हो पा रही होती, तो लोग उस पर हंसने लगते हैं कि क्या गुंडी बनेगी रे तू, सॉरी आई मीन ये क्या एक्ट्रेस बनेगी। तभी उसे उसके किसी फैन का एक लेटर आता है जिसे उसका फिल्म एजेंट तादोकोरो खोलता है। तादोकोरो वही है जो मीमा के लिए एक्टिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेके आता है। लेटर को खोलते ही तादोकोरो घायल हो जाता है क्योंकि उसे खोलते ही वो लेटर एक्सप्लोड हो गया था। उस लेटर के अंदर मीमा को जान से मार देने की धमकी भी लिखी हुई थी। ये सब देख के मीमा मेंटली डिस्टर्ब होने लगती है क्योंकि एक तो उसका एक्टिंग करियर ठीक से नहीं चल रहा था और ऊपर से उसके साथ ये सब क्रीपी चीजें भी होने लगी थी। और उसे अपना पुराना वक्त भी याद आने लगता है कि जब वो एक जे-पॉप आइडल थी तब वो कितनी खुश थी। दोस्तों, मीमा के चैम ग्रुप को छोड़कर जाने के बावजूद ये ग्रुप बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था। साथ ही इस ग्रुप की बाकी 2 लड़कियों ने भी अब मीमा का मजाक बनाना शुरू कर दिया था। सो मीमा स्टार्टेड रिग्रेटिंग हर डिसीजन नाउ। इसके बाद हम देखते हैं कि मीमा का फिल्म एजेंट तादोकोरो टीवी सीरीज के प्रोड्यूसर और राइटर से रिक्वेस्ट करता है कि वो मीमा के कैरेक्टर को कोई ज्यादा बड़ा रोल दे और उसका स्क्रीन टाइम बढ़ाए। तो इस पर राइटर स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करके एक सीन ऑफर करता है जो बहुत ही ब्रूटल होने वाला था, जिसमें एक लोकल स्ट्रिप क्लब के कुछ कस्टमर्स मीमा का रेप करेंगे और इस सीन के लिए मीमा को ऑन कैमरा न्यूड भी होना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मीमा की इमेज दुनिया की नजर में हमेशा के लिए बदल देता और वो शायद इन्हीं तरह के रोल्स के लिए टाइपकास्ट भी हो जाती। इसलिए मीमा की मैनेजर रूमी इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो मीमा को ये सीन्स करने से मना करती है। पर मीमा ने क्योंकि ठान लिया था कि अब वो एक एक्ट्रेस बनेगी ही, तो वो रूमी की बात नहीं मानती। शी वाज लाइक दिस इज द पार्ट ऑफ हर जॉब नाउ। और दोस्तों, ऐसा करके मीमा ने उड़ता तीर खुद ही अपनी टांग पे ले लिया था, क्योंकि इसके बाद से मीमा को हेलुसिनेशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक जगह मीमा को आईने में अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है जिसमें पुरानी जे-पॉप आइडल वाली मीमा करंट एक्ट्रेस वाली मीमा को उन बोल्ड सीन्स के लिए अलाउ नहीं कर रही होती और कहती है कि आप ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो कम्मो जी।
इसके बाद वो सीन शूट होने लगता है जहाँ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मीमा एक स्ट्रिप क्लब में बहुत ही बोल्ड ड्रेस में डांस कर रही होती है, पर कस्टमर्स बेकाबू होके मीमा पे टूट पड़ते हैं और उनमें से एक मीमा के ऊपर चढ़ जाता है और मीमा को इनएप्रोप्रिएटली टच कर उसके चंगू मंगू दबाने लगता है। इस कियोस्क में मीमा के प्राइवेट पार्ट्स भी पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं और फिर वो आदमी मीमा का रेप करने लगता है। ये सीन इतना ज्यादा ब्रूटल था कि इस सब में मीमा को सच में डिजीनेस होने लगती है और वो बस जैसे अधमरी पड़ी होती है। साथ ही हम देखते हैं कि मीमा की मैनेजर रूमी से मीमा इस हालत में देखी नहीं जा रही थी, तो वो रोते हुए बीच सीन में ही वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और मीमा अपने फ्लैट पे वापस आके देखती है कि उसके फिश टैंक की सारी फिश मर गई होती है, जिससे इमोशनली ट्रिगर हो मीमा फुट फुट के रोने लगती है और फ्रस्ट्रेशन में खुद को कोसने भी लगती है कि वो इस तरह की सीन्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। तभी वो देखती है कि उसकी मिरर रिफ्लेक्शन में जे पॉप आइडल वाली मीमा भी उसकी इस हालत का मजाक बनाने लगती है, जिससे मीमा और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने लगती है। और साथ ही मीमा देखती है कि फिश टैंक में 2 फिश सर्वाइव कर गई थी। और दोस्तों, उस एपिसोड के रिलीज होते ही उस टीवी सीरीज की टीआरपी ऑफ कोर्स बढ़ जाती है, पर जे आइडल वाली मीमा के फैंस मीमा से और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। मीमा को बहुत सारे इंटरव्यूज में बुलाया जाता है जहाँ मीमा कहती है कि उसे उन सीन्स को करती बार कोई हेजिटेशन नहीं हुई। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी और वो अब दुनिया की नजर में एक एक्ट्रेस के रूप में जाने जाना चाहती है, न कि एक एक्स जे आइडल के रूप में, जो कि दोस्तों हमें पता है ये सरासर झूठ है। मीमा ने जो डिसीजन ले लिया था तो अब वो उसे वापस रिवर्ट तो नहीं कर सकती थी, तो वो जानबूझ के खुद की ही अंदर की आवाज को अनसुना कर दुनिया की नजर में और खुद अपनी नजर में कुछ और ही बनने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद मीमा अपनी उस फैन पेज वेबसाइट में देखती है कि किसी ने खुद मीमा बन के लिख रखा था कि मैं अब वो सीरीज बिल्कुल नहीं करना चाहती। उस सीरीज का राइटर बहुत ही ठरकी है, वो जानबूझ के मेरे लिए वल्गर सीन्स लिख रहा है, मुझे बस मेरे फैंस के सामने सिंगिंग करना पसंद है। और दोस्तों, हम तो जानते ही हैं कि ये सब वेबसाइट पे मीमिनिया ही लिख रहा था। इवन मीमा को फिर से हेलुसिनेशन होने लगती है और उसे वेबसाइट में जे पॉप आइडल वाली मीमा दिखने लगती है, जो मीमा से कहती है आगे स्वाद और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम फिर से जे पॉप आइडल बनना चाहती हो, जिस पे करंट एक्ट्रेस वाली मीमा नो कहती है, तो पुरानी पॉप आइडल वाली मीमा कहती है कि तुम बन भी नहीं सकती क्योंकि अब तुम बस एक स्लट हो। इन सबसे हमारी मीमा की मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस टीवी सीरीज के राइटर को पार्किंग की लिफ्ट में एक स्टीरियो मिलता है जिसमें चैम ग्रुप का सॉन्ग प्ले हो रहा था। राइटर उस लिफ्ट से 5th फ्लोर पे जाता है और जैसे ही अगले सीन में लिफ्ट का दरवाजा वापस खुलता है, हम उसमें उस राइटर की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे खूनी ने बहुत ही ब्रूटली मारा था। इवन उसकी दोनों आंखें तक निकाल दी थी। इसे साफ पता लग रहा था कि खूनी एक साइकोपैथ है। ये न्यूज सुन के मीमा भी शॉक हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि ये मर्डर और वो जो मीमा का एक फैन लेटर एक्सप्लोड हुआ था, ये सब करने वाला शायद कोई एक ही है। और दोस्तों, इसके बाद से हम देखते हैं कि मीमा अब तक सेक्सुअल सीन्स के लिए ही टाइपकास्ट हो चुकी थी और अब से उसे ऐसे ही वल्गर प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं। जैसे मीमा अब एक मैगजीन के लिए पूरी तरह से न्यूड फोटोशूट करवाती है, जो जब पब्लिकली रिलीज होती है तो मीमा अपने इन एक्शन से अकेले बहुत ज्यादा डिप्रेस भी होती है। साथ ही हम देखते हैं कि मीमेनिया इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो लिटरली शहर की सारी मैगजीन्स खरीद लेता है ताकि ज्यादा लोग उन मैगजीन्स को देख ना पाए। वहीं दूसरी तरफ हम चैम ग्रुप को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जिसके बीच अचानक से मीमा भी परफॉर्म करने आ जाती है, जिसे देख के मीमेनिया और बाकी सभी फैंस सरप्राइज हो जाते हैं। इवन खुद चैम ग्रुप की बाकी 2 लड़कियां भी ये देख के सरप्राइज हो जाती है। दोस्तों, अब ये क्या था? क्या मीमा वापस आ गई थी या ये सबका वहम है? एक बार कहानी कंप्लीट हो जाने दो, सारी चीजें हम मूवी के लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल लेट्स फोकस ऑन द स्टोरी। इसके बाद से हम देखते हैं कि मीमा के हेलुसिनेशंस इस हद तक बढ़ जाते हैं कि मीमा तो क्या, खुद हमें भी एज ऑडियंस ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या मीमा के दिमाग का बस एक भ्रम। जैसे एक जगह मीमा अपने पुराने चैम ग्रुप को देखने जाती है तो उसे वहाँ हेलुसिनेशंस होने लगती है और उसे चैम ग्रुप के बीच वही पुरानी जे आइडल मीमा भी दिखने लगती है। तो मीमा उस जे आइडल मीमा को चेज करती है, पर ऐसा करते करते वो रोड पे एक ट्रक के नीचे आ जाती है जिसे मीमिनिया चला रहा था और अगले पल मीमा की आंखें अपने फ्लैट पे खुलती है, जैसे वो सब एक सपना था। वह मीमा की मैनेजर रूमी आती है। मीमा ये सब रूमी से शेयर करती है तो रूमी कहती है कि तुम अपने फैन पेज वेबसाइट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। और दोस्तों, तभी मीमा को होश आता है और वो खुद को शूटिंग के सेट पे पाती है जहाँ उसे मीमिनिया भी दूर से देख रहा था। और तभी मीमा को फिर से होश आता है और वो खुद को फिर से अपने फ्लैट पे पाती है, जैसे ये सब अभी तक जो कुछ भी हुआ सब एक सपना था। डैम, ये तो इंसेप्शन मूवी की तरह सपने के अंदर सपना हो गया। मैलोरी कॉप भी ये जज नहीं कर पा रही थी कि कब वो किसी सपने में है और कब एक असल दुनिया में। और अब ऐसी ही कुछ स्टेट मीमा की भी होने लगती है। जैसे वहाँ अभी रूमी आती है और मीमा रूमी से लॉन्ग टाइम नो सी कहती है, जिसपे रूमी उसे कहती है कि मैं पिछले गली तो तुमसे यहाँ मिलने आई थी। तो इसपे मीमा कंफ्यूज होकर पूछती है कि पिछला कल क्या था, क्या वो रियलिटी थी? तभी मीमा अपने हाथ पे रखा गिलास तोड़ देती है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है और रूमी से पूछती है क्या ये खून रियल है? मीमा की ऐसी हालत देख के रूमी भी घबरा जाती है। दोस्तों, मीमा का मानसिक संतुलन तो घुमा ही है, कहीं हमारा भी ना घूम जाए, क्योंकि हम भी कौन सा जज कर पा रहे हैं कि मूवी में कौन सी दुनिया रियल है और कौन सी मीमा के दिमाग की दुनिया। सीन शिफ्ट होता है और हम उस फोटोग्राफर को देखते हैं जिसने मैगजीन के लिए मीमा का न्यूड फोटोशूट किया था। शायद अब इसका नंबर आया है। तभी वहाँ एक पिज्जा डिलीवरी गर्ल आती है जो कि उस फोटोग्राफर की आंख में आइस पिक घुसा देती है और उसका ब्रूटली मर्डर कर देती है। और दोस्तों, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद मीमा ही थी। थिंग्स आर गोइंग क्रेजी नाउ।
तभी मीमा की आंख अपने बेड पे खुलती है, जैसे ये सब मीमा का बस एक बुरा सपना था। तभी मीमा को उसके फिल्म एजेंट तादोकोरो की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि उस फोटोग्राफर का किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सुन के मीमा दंग रह जाती है और जैसे ही मीमा अपनी अलमीरा खोलती है, उसे वहाँ एक बैग के अंदर खून से लथपथ पिज्जा डिलीवरी गर्ल की ड्रेस मिलती है, यानी कि वो खून सच में मीमा नहीं किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीमा को एक रूम में एक लेडी के साथ देखते हैं, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थी, जो मीमा से कुछ क्वेश्चंस पूछ रही होती है। और फिर वो लेडी रूम से बाहर आती है, जहाँ और भी कुछ लोग थे जो इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहे थे। वो उन्हें बताती है कि मीमा को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो मर्डर्स मीमा की ही दूसरी पर्सनैलिटी ने किए हैं। हाँ ठीक है, परिचित मूवी की तरह। तभी वहाँ बहुत से लोग ताली बजाने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या, ये सब तो एक शूटिंग का सीन था जिसे मीमा ने बहुत ही अच्छे से डिलीवर किया। और दोस्तों यहाँ पे मीमा खुद भी ये रियलाइज करती है कि ये सब तो एक शूटिंग थी। लाइक मीमा की मेंटल स्टेट इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, उसे कुछ पता ही नहीं लगता था कि कब शूटिंग हो रही है और कब वो रियलिटी में है। और इवन उसकी टीवी सीरीज में जो प्लॉट चल रहा था, वो भी कुछ हद तक मीमा की रियल लाइफ से मेल खा रहा था, जिसकी वजह से मीमा की हालत बद से बदतर हुई जा रही थी। इसके बाद अकेले हॉल से जाते हुए मीमा को मीम मिनिया दिखता है, जो कि मीमा पे अटैक कर देता है और उसकी शर्ट फाड़ देता है, जिससे मीमा के चंगू मंगू साफ दिखने लगते हैं। मीम मिनिया के हाथ में नाइफ भी था और वो मीमा से कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि तुम असली मीमा नहीं हो, बल्कि बस एक बहरूपिया हो जिसने बस असली मीमा की जगह ले ली है। असली मीमा तो जे-पॉप आइडल थी, जिसे सब प्यार करते थे, और असली मीमा रोज मुझे मेल्स भी भेजती है और कहती है कि तुम असली मीमा की इमेज खराब कर रही हो। इसके बाद मीम मिनिया मीमा का अंडरवियर फाड़ देता है और उसका रेप करने ही लगता है कि तभी मीमा अपनी सेल्फ डिफेंस में एक हैमर से मीम मिनिया के सर पे मारती है और बाहर भाग जाती है। कि तभी कुछ देर बाद वहाँ रूमी आ जाती है, जिसे मीमा सब कुछ बता देती है और फिर वो उसे वहाँ ले जाती है जहाँ मीम मिनिया पड़ा था। पर सरप्राइजिंगली वहाँ तो कोई भी नहीं होता और रूमी को लगता है कि ये सब बस मीमा के दिमाग का एक वहम होगा। और फिर वो उसे मीमा के फ्लैट ले जाती है, जो कि आज काफी साफ सुथरा था। मीमा अपने फिल्म एजेंट तादोकोरो को कॉल करती है, पर हम दूसरी तरफ तादोकोरो की भी डेड बॉडी देखते हैं, जिसका भी मर्डर ठीक वैसे ही हुआ था जैसे पिछले बाकी मर्डर्स हुए थे, यानी आंखें निकाल के। गोटी खेलूंगा गोटी। और हम देखते हैं कि वहीं मीम मिनिया की भी बॉडी पड़ी होती है और उसकी भी एक आंख निकली हुई होती है। तभी मीमा खिड़की से बाहर देखकर ये रियलाइज करती है कि ये तो उसका कमरा है ही नहीं, ये तो बस हूबहू उसके कमरे की एक कॉपी है। तभी वहाँ रूमी आती है, जिसने मीमा की तरह जे-पॉप आइडल वाली ड्रेस पहनी होती है, एंड शी वाज एक्टिंग लाइक कि वो रूमी नहीं, वो खुद जे आइडल वाली मीमा है। और फिर वो मीमा को कहने लगती है कि ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये तो मीमा का कमरा है। मैं जे-पॉप आइडल मीमा हूँ और तुम बस एक फेल्ड एक्ट्रेस, तो तुम्हें मेरे रास्ते से हटना होगा। मेरे फैंस मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और मेरी एक पुकार पे किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर मीम मेनिया नाकाम रहा। तो शायद दोस्तों रूमी ही जे-पॉप आइडल वाली मीमा मन के मीम मेनिया को मेल्स भेजती थी, ताकि मीम मेनिया असली मीमा को इम्पोस्टर समझ के मार दे। और तभी रूमी आइस पिक से मीमा के शोल्डर पे अटैक कर देती है, जिसमें मीमा का बहुत तेज खून निकलने लगता है। मीमा बालकनी से नीचे जंप करके वहाँ से भागने लगती है, पर रूमी उसे चेस करने लगती है। मीमा को जैसे रूमी में जे-पॉप आइडल वाली मीमा ही नजर आ रही थी। रूमी मीमा का गला घोटने लगती है, जिसमें मीमा से रूमी की विग निकल जाती है। तो रूमी वैसे ही बौखलाते हुए विग पहनने के लिए झुकती है, जिसकी वजह से नीचे टूटे पड़े ग्लास के पीसेस उसके अंदर घुस जाते हैं और वो बुरी तरह जख्मी होकर रोड के बीच आ जाती है। और तभी उसकी तरफ काफी स्पीड में एक ट्रक आने लगता है, पर मीमा एन वक्त पर रूमी को बचा लेती है और दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है, जहाँ मीमा एक मेंटल हॉस्पिटल में रूमी से मिलने आती है, जहाँ रूमी ज्यादातर अपनी जे-पॉप आइडल वाली पर्सनैलिटी में ही रहती थी, पर धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति ठीक भी हो रही थी, तो वो बीच बीच में अपनी रूमी वाली पर्सनैलिटी पे भी वापस आ जाया करती थी। अब इस सबसे तो आप समझ ही गए होंगे कि रूमी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जहाँ वो अपनी असली पर्सनैलिटी भूल के कभी कभी खुद को जे-पॉप आइडल समझने लगती है। वहाँ से जाती बार मीमा कार में खुद को स्माइल करते हुए कहती है, मैं ही असली मीमा हूँ। और फाइनली लास्ट सीन में हमें ऊपर आसमान एकदम परफेक्ट ब्लू दिखता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, इस मूवी के ऊपर ढेर सारी फैन थ्योरीज बनी हैं, क्योंकि ये एनिमे बना ही ऐसी थी कि ऑडियंस के दिमाग की माँ बहन एक हो जाए। और जब तक ये मास्टरपीस इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, तब तक इसके डायरेक्टर सतोशी कोन तो स्वर्ग से धार गए। तो कहानी की कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो मैं आपको सारी थ्योरीज तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैं आपसे बस वही सब शेयर करूंगा जो मुझे खुद समझ आया और जिन पे पर्सनली मैं खुद बिलीव करता हूँ। दोस्तों, मीमा की जो मैनेजर रूमी थी, वो एक नंबर की हरामजादी थी। ये तो हमें अब पता ही है, पर पहले वाली रूमी के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, रूमी एक टाइम पे एक फ्लॉप जे-पॉप आइडल रही थी। खुद तो वो सक्सेस नहीं हो पाई, बट लेटर ऑन मीमा की मैनेजर बन के उसने जब जे-पॉप आइडल मीमा की ग्रोथ देखी, तो वो उसे देख के बहुत खुश थी, जैसे वो मीमा में अपना खुद का अधूरा सपना पूरे होते हुए देख रही थी। और वो भी मीमा के कई फैंस की तरह ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मीमा अपनी पवित्र जे-पॉप आइडल वाली इमेज अडल्ट सीन्स के लिए एक्ट कर रून करे। इसीलिए हमें जगह जगह मूवी में दिखा भी कि वो इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एंड इवेंचुअली इस सबसे उसके अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी बिल्ड हो गई,
गई जहाँ वो खुद को ही जे पॉप आइडल वाली मीमा समझने लगी और रियल मीमा को एक इम्पोस्टर जो जे पॉप आइडल वाली मीमा का फैंस के सामने बस कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। उसने इवन अपना खुद का रूम हूबहू मीमा के रूम की तरह भी बना लिया। इसी बीच रूमी को मीमा की फैन पेज वेबसाइट को देख के मी मीनिया के बारे में पता चला कि ये बंदा भी सेम उसकी तरह ही सोच रखता है, इसलिए उसने मी मीनिया को भी मेल्स बेच के उसका ब्रेन वॉश कर उसके थ्रू रियल मीमा को मरवाना चाहा। और जब वो नाकाम रहा तो उसने फिर खुद ही रियल मीमा को जान से मारने की कोशिश की। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग रहा था कि वो मर्डर्स मी मीनिया कर रहा है, फिर हमें लगा कि शायद मीमा कर रही होगी और अब हमें लग रहा है कि ये मर्डर्स रूमी नहीं करे होंगे। रूमी ने उस राइटर का मर्डर इसलिए किया था क्योंकि उसने मीमा के लिए वो रेप सीन लिखा था जहाँ से मीमा की जे पॉप आइडल वाली इमेज रून होना शुरू हुई। फिर रूमी ने पिज्जा डिलीवरी गर्ल बन के उस फोटोग्राफर का मर्डर किया जिसने मैगजीन के लिए मीमा की न्यूड पिक्स क्लिक की थी। पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें एज अ ऑडियंस तो मीमा साफ साफ उस फोटोग्राफर का मर्डर करते हुए दिखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूमी कत्ल करती बार अपने आप को मीमा ही इमेजिन कर रही थी, इसलिए हमें भी रूमी की जगह मीमा दिखाई गई। और लेटर ऑन उसी ने मीमा की अलमीरा में वो खून से सने पिज्जा डिलीवरी गर्ल के कपड़े रख दिए ताकि मीमा को लगे ये मर्डर उसी ने करा है और उसकी मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि ऐसे भी मीमा हेलुसिनेशंस के मारे क्या सच है क्या झूठ ये तो जज कर ही नहीं पा रही थी। फिर रूमी ने मीमा के फिल्म एजेंट तादोकोरो का मर्डर इसलिए किया क्योंकि वही मीमा को एक्टिंग लाइन में लेके आया था और ऊपर से मीमा के लिए और भी नए नए वल्गर प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा था। देन फाइनली शी मर्डर्ड मी मीनिया क्योंकि वो मीमा को जान से मारने में नाकाम रहा। दोस्तों देयर आर थ्योरीज कि शायद फोटोग्राफर का मर्डर सच में मीमा नहीं करा हो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उस सबसे वो डिस्टर्ब थी ही। उसे असल दुनिया और उसके दिमाग की बनाई हुई नकली दुनिया का डिफरेंस तो ऐसे भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने ही हेलुसिनेशन समझ के फोटोग्राफर का मर्डर कर उसकी आंखें निकाल दी हो जिन आंखों से उसने उसे न्यूड देखा था। इसकी प्रोबेबिलिटी तो है बट मुझे लगता है कि सारे मर्डर करने वाला कोई एक ही है, क्योंकि सभी को एक ही तरह से मारा गया था। सभी डेड बॉडीज की आंखें निकली हुई थी और जिस चीज से वो आंखें निकाली गई थी वो आइस पिकर हमने मूवी के एंड में रूमी के ही हाथ में देखा था जिससे वो मीमा पे भी वार कर रही थी। तो इन शॉर्ट सारे मर्डर्स रूमी नहीं किए होंगे। अब बात करें उस सीन की जहाँ फैंस और मी मीनिया ने फिर से चैम ग्रुप में मीमा को परफॉर्म करते देखा, क्या वो सच में मीमा थी? इसके ऊपर भी बहुत सी थ्योरीज हैं बट व्हाट आई बिलीव इज चाम की परफॉर्मेंस के बीच अचानक खुद रूमी ही मीमा बन के आ गई थी, क्योंकि वो जे पॉप आइडल तो हमेशा से बनना चाहती थी एंड शी वांटेड टू कीप द जे पॉप आइडल मीमा अलाइव। और फैंस और मी मीनिया वैसे भी मीमा को वापस एज अ जे पॉप आइडल देखने के लिए इतने भरे पड़े थे कि यहाँ पे कैसा इल्यूजन क्रिएट हुआ कि उन्हें रूमी नहीं जैसे मानो मीमा ही परफॉर्म करते हुए दिखी। तो तभी रूमी को ऐसे देख के बाकी दो चैम ग्रुप की लड़कियां भी हैरान थी। एंड फाइनली इस एनिमे का नाम परफेक्ट ब्लू क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्लू कलर सिंबलाइजेस सैडनेस एंड डिप्रेशन, जो कि हमें भर भर के कहानी में देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम दिस इन जापानीज कल्चर अ यंग वुमेन वियर ब्लू कलर टू शो देयर क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी, जिसका मतलब मूवी के एंड में फाइनली मीमा की सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई थी लाइक अ परफेक्ट ब्लू स्काई जिसमें कोई बादल नहीं होते। अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कम से कम अपने किसी एक खास दोस्त के साथ तो ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी इस मास्टरपीस के बारे में पता चले। साथ मिलकर ये मिथ दूर करते हैं कि एनिमे भी एक कार्टून है जो कि छोटे बच्चों के लिए है। वैसे भी इतने टाइम बाद कम बैक करके हमारे चैनल की रीच डाउन हुई ही है, तो आपके इस एक एफर्ट से शायद हम भी वापस ट्रैक पे आ जाएं। आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपकी भी कोई अपनी पर्सनल थ्योरी है तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही और भी कई अलग अलग एनिमे की एक्सप्लेनेशंस लेके आऊंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ कनेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एनिमे कंपनी से कॉपीराइट स्ट्राइक्स के चलते हमारे चैनल की लंका कभी भी लग सकती है। क्वेश्चन ऑफ द डे, रूमी मीमा की एक्टिंग करियर से क्यों खुश नहीं थी? हर हर महादेव। तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज।